साथियों नमस्कार, मैं उदित सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जिस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के सेशन के रिगार्डिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर बनता है बैंकिंग अवेयरनेस, और जिसमें अब तक आपने जो सीखा हुआ है, जिसमें इंडियन बैंकिंग के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के संबंध में। और अब हम चर्चा करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन में और देखते हैं कि क्या है कुछ आरबीआई में क्या खास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। आप अच्छे से पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइएगा और एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास था आरबीआई में, कैसे आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक के रूप में उभरा। तो बढ़ते बच्चों अपने सेशन की तरफ, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से देखें, वॉच करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे प्रो बैंकर्स प्लेटफॉर्म को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेशन है आरबीआई पे बेस्ड, देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों इस पूरे आरबीआई के सेशन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस आरबीआई से। तो इस पूरे सेशन में सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आरबीआई को पढ़ने के लिए हमें कुछ सेगमेंट वाइज चीज़ों को समझना पड़ेगा कि सेगमेंट के अकॉर्डिंग किन किन फेस में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये भी है कि आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, हम लोग ये देखेंगे कि क्या है आरबीआई का फंडामेंटल, आरबीआई का जो आधारभूत है, कैसे आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था, ये हम समझेंगे। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंक्शन होते हैं, आरबीआई के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई के क्या होते हैं फंक्शन, आरबीआई के किन किन फंक्शन के बारे में बात की जाती है विस्तृत तरीके से, फंक्शन ऑफ आरबीआई। एंड इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि देश के केंद्रीय बैंक की कौन कौन सी है सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, देश के केंद्रीय बैंक की सब्सिडरीज के बारे में भी हम लोग ये देखेंगे, इसकी सब्सिडरी कौन कौन सी है। और इसके अलावा इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेंट्रल बोर्ड मेंबर होते हैं, सेंट्रल बोर्ड मेंबर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का केंद्रीय मंडल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी याद देखेंगे कि आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड मेंबर है, जो मुंबई में सिटिंग करता है, मुंबई में जो इनके मेंबर्स बैठते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आरबीआई के जो भी प्रिंटिंग प्रेस हैं, आरबीआई के जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर इसके अलावा हम लोग ये सोचेंगे, देखेंगे कि जो भी हमारे आसपास जो बैंक नोट होते हैं, बैंक नोट और इनके फीचर्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास जो सेगमेंट बन रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेशन में, जिसमें से आरबीआई के फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में सीखेंगे, सेंट्रल बोर्ड मेंबर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के जो प्रिंटिंग प्रेस है, बैंक नोट के जो फीचर्स है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो मिंटिंग प्रेस है, मिंटिंग प्रेस, और ये मिंटिंग प्रेस हमेशा भारत सरकार के ही होते हैं, गवर्नमेंट के ही मिंटिंग प्रेस होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग ये फोकस करेंगे। तो ये कुछ सेशन के ये पार्ट्स रहेंगे, जिसमें से हम एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और बने रहिए हमारे सेशन में, बढ़ते हैं अपने इस सेशन में आगे और सीखते हैं, समझते हैं कि आरबीआई का जो फंडामेंटल है वो क्या है, आरबीआई का क्या है फंडामेंटल। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, जो देश का सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आरबीआई। बगैर आरबीआई के किसी भी बैंक का रेगुलेशन नहीं हो सकता है। और ये जो आरबीआई का केंद्रीय बैंक की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय बैंक का जो कल्चर है, केंद्रीय बैंक का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। हर एक कंट्री में अपने देश की केंद्रीय बैंक होती है, और अगर जहाँ पे केंद्रीय बैंक नहीं होती है, वहाँ पे कोई अन्य कंट्री का केंद्रीय बैंक उस कंट्रीज के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। तो बच्चों केंद्रीय बैंक की कल्चर कहीं कहीं यूरोप से प्रारंभ हुई थी, फिर इसके बाद फिर अमेरिका भी आई, देन इसके बाद चाइना में आई, ठीक है ना। तो ऐसे करके केंद्रीय बैंकों का कल्चर आया। देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
इसका अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं कि इस केंद्रीय बैंक होने के पहले, यानी कि आरबीआई के पहले कौन सा देश केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लाने की क्या नीड थी, ये चीजें बहुत ही जरूरी समझना है कि क्यों आरबीआई की जरूरत पड़ी थी, क्या हुआ था ऐसा जिसमें आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था और कौन से ऐसे व्यक्ति और किस कमीशन के रिगार्डिंग आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, प्रायर यानी कि आरबीआई के पहले, प्रायर आरबीआई, तो सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो सेंट्रल बैंक की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड की जा रही थी, होल्ड बाय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि देश का जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है पहले आरबीआई से, वह बच्चों था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुका है, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और अगर ऐसा हो चुका है क्लास, अगर ऐसा हो चुका है, तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लाने की क्या ओपिनियन रही, क्यों जरूरत पड़ी? तो जैसा आप लोगों को लेक्चर 1 में, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग है, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंपीरियल बैंक जो है वो देश का केंद्रीय बैंक तो बाद में बना, लेकिन इसके पहले एज ए कमर्शियल बैंक के रूप में काम करता था, जिसमें 3 बड़ी फाउंडर बैंकों का विलय किया गया था, मर्जर किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इसका फॉर्मेशन किया गया और कुछ समय तक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। इस बीच में बच्चों क्या हुआ था कि देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कल्चर, यानी कि इसका प्रचलन भी स्टार्ट हो गया था। और इस बीच में क्या हुआ था कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक ऐसी बैंक थी जो प्राइवेटली प्लेस्ड थी, है ना, प्राइवेटली प्लेस्ड थी, मतलब निजी तरीके से ये बैंक कार्य करी थी, जो आपकी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी। बीइंग इंपीरियल बैंक, यानी कि बीइंग ए प्राइवेट बैंक, कोई भी अगर बैंक अगर निजी बैंक होगी तो वह कंप्लीटली सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। इसलिए क्या हुआ था कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये प्रॉपर तरीके से, यानी कि प्रॉपर मैनर से या प्रॉपर तरीके से नहीं फंक्शनिंग कर रहा था, नॉट फंक्शनिंग, यानी कि ये इस चीज को फंक्शनिंग नहीं कर रहा था। इट इज फंक्शनिंग एज अ सेंट्रल बैंक, एज अ सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक के रूप में प्रॉपर तरीके से ये फंक्शनिंग नहीं कर रहा था एज अ सेंट्रल बैंक। अब इस बीच में क्लास क्या हुआ कि ये चीजें चलती रही, लेकिन 1926 में एक ऐसा समय आया जिसमें ये चीज बदल गई। यानी कि 1926 से के पहले, अगर 1926 के पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश में नोटों का निर्गमन, यानी कि नोटों को इश्यू भी कर रहा था। यानी कि दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इश्यू दी बैंक नोट, यानी कि इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक नोट को भी इश्यू किए हैं। जब ये सारा काम कर ही रहा था, लेकिन ये देखा गया कि ये बैंक प्रॉपरली तरीके से सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं कर रही थी या प्राइवेटली प्लेस थी, इसलिए इस बैंक पर कई सारे कयास लगाए गए। और उस स्थिति में बात है क्लास यहाँ पर 4 अगस्त की, 4 अगस्त 1926 की बात है, 4 अगस्त 1926 की ये बात है, जब एक ऐसा समय था जब भारत में रॉयल कमीशन, यानी कि रॉयल कमीशन को इंप्लीमेंट करने की बात करेगी। और इस रॉयल कमीशन के जो हेड थे वो बच्चों थे जॉन हिल्टन यंग, यानी कि इस कमीशन के जो बच्चों प्रमुख थे वो जॉन हिल्टन यंग थे। इनके कहने पे क्या हुआ कि इन्होंने थिंक टैंक करवाया कि भाई भारत में कोई एक ऐसी बैंक हो जो एक प्रकार से कंप्लीटली सरकार के अंतर्गत कार्य कर सके। और इन्होंने क्लास क्या किया है, ही हैज रिकमेंड, यानी कि इन्होंने रिकमेंड किया, ही हैज रिकमेंड दैट इंडिया नीड, यानी कि भारत को जरूरत है, इंडिया नीड अ सेंट्रल बैंक, इंडिया को एक केंद्रीय बैंक की जरूरत है, सेंट्रल बैंक, टू वर्क ट्रांसपेरेंटली। ये बहुत ही बड़ी बात बोल दी थी, ट्रांसपेरेंटली, ये बहुत ही बड़ी बात बोली गई थी कि कहीं जॉन हिल्टन यंग के द्वारा, कि भारत में कोई एक ऐसी बैंक हो जो ट्रांसपेरेंट होकर के कार्य सके, सभी बैंकों के इक्वलिटीज के रूप में फॉर्म में बैंक कार्य कर सके। तो इस कमीशन में, यानी कि ये जो 4 अगस्त 1926 को भारत में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले हुआ करती थी बच्चों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस अधिनियम को फिलहाल
मुहर लगा दी गई, इस अधिनियम को मुहर लगा दी गई 4 अगस्त 1926 में, बीइंग अ रॉयल कमीशन के रिगार्डिंग। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पर इस रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन हिल्टन यंग, इसकी अध्यक्षता की थी, चेयरमैनशिप की थी। इसलिए आरबीआई के फॉर्मेशन के लिए जो एक कमीशन की इंपॉर्टेंस बताई जाती है वो जॉन हिल्टन यंग कमीशन बताई जाती है। तो याद रखिए क्लास, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंस बात यह है कि प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक होती है। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी देश की केंद्रीय बैंक है, लेकिन इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले जो केंद्रीय बैंक की भूमिका निभा रहा था, वो निभा रहा था बच्चों ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नोटों का निर्गमन भी इसने किया हुआ है, लेकिन 2-4-5 साल के बाद ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रॉयल कमीशन में मोहर लगाई गई 4 अगस्त 1926 को। और फिर जॉन हिल्टन यंग ने रिकमेंडेशन किया कि भारत में एक ऐसी बैंक हो जो ट्रांसपेरेंट होकर के कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा सके और प्रॉपर तरीके से सभी बैंकों में अपना रेगुलेशन कर सके। अब इस बीच में क्लास क्या हुआ था कि इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई, फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इसकी कैसे स्थापना हुई थी, ये समझते। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आरबीआई का जो फॉर्मेशन किया गया था क्लास, आरबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था, की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्टैब्लिशमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन किया था, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको एक हिस्ट्री बता दी है, रिकमेंडेशन किया गया था बाय जॉन हिल्टन यंग कमीशन, जॉन हिल्टन यंग कमीशन। एक्चुअली बाद में इसको जो है फिलहाल तो हिल्टन यंग कमीशन के रूप में भी जाना गया, यानी कि आफ्टर दैट इसको हिल्टन यंग कमीशन के रूप में भी इसको जाना गया। तो बच्चों याद रखिएगा कि आरबीआई के फॉर्मेशन के लिए जो रिकमेंडेशन किया गया था वो जॉन हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था। अब इस बीच में क्या हुआ क्लास कि जब भी किसी ऐसी बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है तो इसके फॉर्मेशन के लिए कैपिटल का, यानी कि पूंजी का होना बहुत ही जरूरी बताया गया। तो अब बात फंसती है कि पूंजी कैसे आया जा करके, कैसे पूंजी का समावेशन हो, कैसे पूंजी को क्रिएट किया जाए। इसके लिए कई ऐसे समाज सेवियों ने, सोशलिस्टिक पीपल्स ने कैपिटल का क्रिएशन किया, शेयर कैपिटल का क्रिएशन किया, और इसके क्रिएशन के बाद इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन करने का थिंक टैंक रखा। तो जब ये इसका फॉर्मेशन किए जाने की बात चल रही थी, लेकिन इसके पहले ये भी देखा गया कि किसी भी एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी का अगर फॉर्मेशन किया जाएगा तो इसको पावर्स भी देनी जरूरी है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं स्टैचुरी पावर में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया। तो अब इसकी स्टैचुरी पावर के लिए बच्चों याद रखिएगा कि इसकी स्टैचुरी पावर के लिए, यानी कि आरबीआई को स्टैचुरी पावर जो दिया गया था, स्टैट्यूटोरी है ना, स्टैट्यूटोरी मतलब स्टैचुरी, स्टैचुरी जो पावर दिया गया था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि आरबीआई एक्ट के द्वारा इसको एक स्टैचुरी पावर दिया गया था, कम्स अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934। मतलब एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा एक्ट जिस एक्ट के अंतर्गत देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा बैंकों पे कमांड रखी जाती है इसका, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का अपॉइंटमेंट, नोटों का छापना, ठीक है, या किसी बैंक की पेनल्टी लगाने का, ऐसे कई सारी एक्टिविटीज को फिलहाल आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाएगा, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो या फिर सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना हो। तो बच्चों याद रखिए कि आरबीआई को स्टैचुरी पावर दिया गया था 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। विद दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत आरबीआई के अगर हम गठन की बात करते हैं, इस अधिनियम से जो आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया, ये फॉर्मेशन जो किया गया था, ये जो इसमें जो इनिशियल शेयर कैपिटल की जरूरत पड़ी थी, इनिशियल जो शेयर कैपिटल की जरूरत पड़ी थी, इनिशियल शेयर कैपिटल का जो इसमें क्रिएशन किया गया था, वो एक प्रकार से कई सारे प्रमुख लोगों के द्वारा इसका फॉर्मेशन करने का जिक्र किया गया था, जिसमें से अगर मैं इनिशियल शेयर कैपिटल की बात करता हूँ, शेयर कैपिटल का मतलब हो जाएगा क्लास यहाँ पर कि कई प्रमुख लोगों ने पूंजी का समावेशन किया, मतलब लगा ऐसा कि नहीं पूंजी हम दे देंगे, हम दे देंगे ऐसा। तो शेयर कैपिटल का मतलब हो जाएगा कि विभिन्न लोगों ने इसका फॉर्मेशन करने के लिए 5 करोड़ रुपए की कैपिटल का क्रिएशन किया, 5 करोड़ रुपए की कैपिटल को बनाया यहाँ पर। इसमें से अगर यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कुल जो शेयर की बात करते, कुल 5 लाख शेयर ना, ये याद रखिएगा। तो 5 लाख शेयर्स की बात करेगी, जिसमें से 100 रुपए, 100 रुपीज बराबर 1 शेयर को कंसीडर करने की बात करेगी। तो आरबीआई के फॉर्मेशन के लिए कितनी पूंजी का
यहाँ पे इन्फ्यूजन किया गया था, तो ये इन्फ्यूजन किया गया था 5 करोड़ रुपए रिगार्डिंग और 5 लाख शेयर से। ये इनिशियल शेयर कैपिटल थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज को और मेंशन करना चाहूंगा कि इनिशियल शेयर प्राइवेट कैपिटल, यानी कि जो पूंजी क्लास थी, ये कैसी थी क्लास? ये पूंजी बच्चों थी निजी पूंजी सी। मतलब ये कि आरबीआई का भी फॉर्मेशन शुरुआत में निजी पूंजी से ही किया गया था, इसका फॉर्मेशन है ना, बीइंग अ प्राइवेटली कैपिटल से। जब ऐसी एक्टिविटीज आगे बढ़ रही थी तो आरबीआई ने थिंक टैंक किया कि कब आरबीआई का हम मतलब कौन सी ऐसी डेट पर इसका फॉर्मेशन किया जाए। तो आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स के द्वारा या फिर आरबीआई के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। तो आरबीआई के फॉर्मेशन करने के लिए जो स्पेसिफिक डेट है वो याद रखिए बच्चों, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। याद रखिए बच्चों, व्हेन डिड वाज आरबीआई फाउंडेड? तो इसका जवाब आएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली। हाउ मच इनिशियल शेयर प्राइवेट कैपिटल? 5 करोड़ रुपए की इनिशियल प्राइवेट कैपिटल से इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। कम्स विच कमीशन, किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे? तो जॉन हिल्टन यंग कमीशन। याद रखिए बच्चों, जॉन हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इस आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये 4 बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। कभी भी आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आरबीआई का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो इसका फॉर्मेशन इस डेट पे किया गया था। चले अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं। ये देखते हैं क्लास की, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया तो हर एक कंट्री में जब भी कोई बड़ी बॉडी होती है उसका एक अपना लोगो होता है, स्पेसिफिक लोगो होता है ना, उसका एक अपना टैगलाइंस होता है ना। अगर मैं आपको बात करूं क्लास, यहाँ पर जब पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या थी कि इसका भी अपना खुद का एक लोगो हुआ करता था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, इसका एक अपना लोगो हुआ करता था। और ये लोगो जो बनता था क्लास, ये लोगो कंसिस्ट होता था, इस लोगो को कंसिस्ट किया गया था फिलहाल लॉयन के द्वारा, यानी कि एक लॉयन हुआ करता था इसमें, और इसके अलावा पाम ट्री हुआ करता था, पाम ट्री। ठीक है बच्चों, याद रखिए इसमें लॉयन और पाम ट्री के समावेशन से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को फिलहाल बताया गया था। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों की बात करते हैं, आरबीआई के अगर लोगों की बात करते हैं, आरबीआई का लोगो क्या था? तो इस आरबीआई के लोगो को भी फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से लिया गया था। यानी कि आरबीआई के लोगो का जो इंस्पिरेशन दिया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से दिया गया था। तो आरबीआई का लोगो जो बच्चों इंस्पायर्ड है, यानी कि जिससे इसको लिया गया है, टेकन किया गया। इंस्पायर्ड का मतलब बच्चों यहाँ पर टेकन की बात हो रही है। आरबीआई को लोगो जो टेकन किया गया था, इंस्पायर्ड किया गया था, वो याद रखिए बच्चों, इसका जवाब आएगा ईस्ट इंडिया, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से लिया गया था। डबल मोहर, है ना, ऐसे पहले बोलते थे एक मोहर दो मोहर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो कंसीडरिंग किया गया था। एंड इसके अलावा कुछ चेंजेस भी किया गया इसमें, जिसने लॉयन को, लॉयन रिप्लेस्ड बाय बंगाल टाइगर, यानी कि लॉयन को रिप्लेस किया गया था बंगाल टाइगर के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें पाम ट्री होता है। इसमें क्या होता है क्लास? इसमें बच्चों पाम ट्री होता है। तो याद रखिए क्लास यहाँ पर कि आरबीआई के लोगो में बंगाल टाइगर और पाम ट्री के समावेशन से आरबीआई का लोगो फिलहाल बनता है। याद रखिएगा, आरबीआई का लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो जो लोगो है वो काफी तक इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि आरबीआई का लोगो जो है, ये आपका आरबीआई का लोगो, दिस वन। ठीक है, ये आपका आरबीआई का लोगो, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आरबीआई का लोगो। ठीक, बस ये चीज जिसमें आप देख रहे हैं कि मंत्री है और ये आपका बंगाल का टाइगर मेंशन किया गया। ठीक है, ये चीजें, चलिए, तो ये चीज याद रखिएगा कि आरबीआई का लोगो किससे लिया गया है। चलिए अब ये देखते हैं क्लास की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हो गया, उसका लोगो बन गया, लेकिन इस पूरी बॉडी का जो हेडक्वार्टर बनाया गया है, जो इसका जो स्पेशली जो हेडक्वार्टर बनाया गया, वो मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इसका जो सेंट्रल ऑफिस है,
केंद्रीय कार्यालय जो इसको बोला जाएगा, सेंट्रल ऑफिस है ना। सेंट्रल ऑफिस का मतलब जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारा जो महकमा होता है वो सारा मुंबई में ही बैठता है। तो इसका जो सेंट्रल ऑफिस है बच्चों, ये मुंबई में ही तो है, ये मुंबई में इसका केंद्रीय कार्यालय है। लेकिन अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि इनिशियली कहाँ पे था, शुरुआती तौर पे जो इसका इनिशियली जो इसका हेड ऑफिस था वो आपका कोलकाता में हुआ करता था। कोलकाता में शुरुआती दौर पे इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। बट इन 1937 1937 के बाद 1937 के बाद इसको फाइनली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, बिकॉज ऑफ मुंबई धीरे धीरे भारत की एक ऐसी जगह में कन्वर्ट हो रहा था जिसको कमर्शियल कैपिटल के रूप में बताया गया। तो 1937 के बाद इसको फिलहाल जो शिफ्टिंग कर दिया गया इसके हेडक्वार्टर को, वो बच्चों मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। मतलब ये कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे शिफ्ट कर दिया गया। और साथ साथ ये भी किया गया कि इतने बड़े केंद्रीय बैंक होने के नाते, इतने बड़े केंद्रीय बैंक होने के नाते इसके कुछ लोकल यानी कि सब ऑफिस भी इसके बनाए गए, यानी कि लोकल जो बोर्ड के हेडक्वार्टर्स भी इसमें बनाए गए, जिसमें से इसके 4 लोकल बोर्ड हेड ऑफिस भी इसके बनाए गए बच्चों, याद रखिएगा। इसमें से अगर बात करते हैं, सबसे पहला लिख लीजिएगा यहाँ पर, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली इसका मुख्यालय, इसका सॉरी इसका जो रीजनल, इसका जो आपका लोकल बोर्ड हेड ऑफिस में। और फिर इसके अलावा आपका मुंबई, फिर चेन्नई, और साथ साथ अगला कोलकाता। यानी कि देश के 4 बड़े महानगरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिलहाल लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स भी हैं, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाए गए डायरेक्टर्स फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास सीटिंग करते हैं। तो आरबीआई का जो आपका हेडक्वार्टर है वो फिलहाल वर्तमान में, याद रखिएगा, ये मुंबई में कोलकाता से 1937 के बाद शिफ्ट कर दिया गया था। 4 इसके बड़े सब हेड ऑफिस या फिर लोकल बोर्ड हेड ऑफिस भी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और साथ साथ अगर बात करते हैं क्लास, ये कि इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अपना टैगलाइन भी है, यानी कि आरबीआई का अपना एक टैगलाइन भी है। और ये जो इसका टैगलाइन है बच्चों, आपको बता दूं, ये जो टैगलाइन आरबीआई का है, कभी कभी आपने देखा होगा कि पैसा बोलता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब नहीं। इसका जो टैगलाइन है वो है इंडियाज सेंट्रल बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, है ना, इंडियाज सेंट्रल बैंक, देश का केंद्रीय बैंक। यानी कि इसका जो टैगलाइन है वो बच्चों देश का केंद्रीय बैंक इसका मेन टैगलाइन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में फिलहाल मेंशन है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी भी देश में अगर केंद्रीय बैंक नहीं होती है तो उस देश के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में किसी अन्य कंट्री का देश का केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तो ये भी यहाँ पे बताना आपको बहुत जरूरी मैं समझूंगा कि आरबीआई ने फिलहाल कार्य किया हुआ है, ऑल्सो वर्क एज ए सेंट्रल बैंक, एज अ सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई ने कार्य किया हुआ है केंद्रीय बैंक के लिए किसी अन्य 2 प्रमुख कंट्रीज के लिए। तो मैं यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर दूं कि आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के लिए कार्य किया हुआ है बच्चों, ये पाकिस्तान के लिए काम किया हुआ है, पाकिस्तान के लिए काम किया है केंद्रीय बैंक के लिए पे, जो भारत का बेटा है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के लिए कार्य किया हुआ है। भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है, तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के लिए काम किया हुआ है टिल 1948 तक। और इसके अलावा म्यांमार के लिए भी काम किया हुआ है टिल 1945 तक के लिए। ठीक है क्लास, एक्चुअली क्या है कि आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ, इसके बाद ऐसी कार्रवाई आ जा करके, और म्यांमार जो पहले कभी इसको बर्मा बोलते थे ना, पहले इसको क्या बोलते थे क्लास, बर्मा बोलते थे, और फिर इसका नाम म्यांमार बदल दिया गया, म्यांमार किया गया। और इसकी जो आजादी हुई थी, जापान से आजाद हुआ था, ये जापान से आजाद हुआ था, है ना, जापान से आजाद हुआ। इसके बाद केंद्रीय बैंक के रूप में म्यांमार के लिए 1945 तक ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो आरबीआई ऐसे किन अन्य कंट्री के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर चुका है, तो याद रखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका है पाकिस्तान और ये म्यांमार। ठीक है ना। चले, ये तो कहानी सारी चल रही थी, यानी कि आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया, जॉन हिल्टनिंग कमीशन ने इसके रिकमेंडेशन किया,
इनिशियल कैपिटल, प्राइवेट शेयर कैपिटल का भी समावेशन किया गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे निकाला गया भी 1 अप्रैल, हिंदू कैलेंडर या इस और भी मिथ इसमें ऐड हो जाएंगे, तो हिंदू कैलेंडर ही कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा मिथ लग रहा है कि 1 अप्रैल का समय पे आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। इसके लोकल सब ऑफिस भी इसमें बनाए गए। और इसके अलावा अगर बात करते हैं कि वर्तमान में, अगर मैं पहले स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ चीज़ों को, कि जैसे ये भी मेंशन किया गया था इस जगह पे, अगर देखता हूँ यहाँ पर कि जो आरबीआई के जो टोटल जो ऑफिसेज या फिर मैं लोकेशंस की बात करता हूँ, वो बच्चों याद रखिएगा 33 है, यानी कि आरबीआई की कुल लोकेशन जो है वो 33 है वर्तमान में। इस चीज को आप याद रखिएगा, यानी कि इन सबको रीजनल ऑफिसेस को मिला करके और ये आपका हेड ऑफिस को मिला करके आरबीआई की जो प्रेजेंस है पूरे भारतवर्ष में वो 33 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस चीज को आप सोच के रखिए प्रॉपर तरीके से। तो कुल 33 लोकेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूरे भारतवर्ष में। अब जब ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन ये भी समझा गया कि भाई आरबीआई तो वही निजी बैंक के रूप में रह जा करके, यानी कि निजी बैंक का मतलब हो जाएगा कि प्रॉपर तरीके से सरकार के रेगुलेशन में नहीं रह पा रहा है। इसलिए ये थिंक टैंक किया गया कि एक समय था क्लास, यहाँ पर 1 जनवरी का समय था बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 का समय था, जिस टाइम पर भारत में कई ऐसे बिजनेसमैन हुआ करते थे या कई ऐसे समाज सेवी हुआ करते थे, मनी लेंडर्स हुआ करते थे, जो चाहते थे कि भाई भारत में आने वाले समय में बैंकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन हो। उन लोगों ने फिलहाल रिकमेंड किया कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन भी करना उचित है, राष्ट्रीयकरण करना उचित है। तो याद रखिए क्लास, यहाँ पर अब बात होती है क्लास यहाँ पर इसके राष्ट्रीयकरण की, नेशनलाइजेशन की बात होती है, यानी कि बात हो रही क्लास यहाँ पर आरबीआई के नेशनलाइजेशन की, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण करने का सबसे बड़ा मुद्दा यही था बच्चों कि यह एक प्राइवेटली प्लेस्ड बैंक था, इस पर सरकार का कंप्लीटली नियंत्रण नहीं था, इसलिए इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन की भी चर्चा करेगी। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और ये नेशनलाइजेशन जो किया गया था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब नेशनलाइजेशन के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया। ऐसा नहीं कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन डायरेक्टली कर दिया गया। जब भी किसी बॉडी का नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण जो होता है, वह एक अधिनियम के द्वारा ही होता है। तो आरबीआई एक्ट 1948 के अंतर्गत, याद रखिए बच्चों, ये जल्दी से तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। आरबीआई एक्ट 1948 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो बच्चों 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और इसमें इस बात को मेंशन मैं कर दूं कि इसमें जो भी प्रॉपर्टी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल ऑफ आरबीआई, आरबीआई की जो क्लास प्राइवेट कैपिटल थी, आरबीआई की जो निजी पूंजी थी, इस प्राइवेट कैपिटल को, ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट कैपिटल ऑफ आरबीआई, ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट कैपिटल ऑफ आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारत सरकार को इसकी निजी पूंजी का फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया। भारत सरकार को इस निजी पूंजी को ट्रांसफर करके फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लीटली सरकार के अंतर्गत रखा गया। मतलब ये कि राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी जिसमें मैक्सिमम शेयर जो होने चाहिए बच्चों, याद रखिएगा, मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट के होते हैं और किसी न किसी अधिनियम के वास्ते। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो आरबीआई एक्ट 1948 के अंतर्गत किया गया था, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब इसके बाद जब ये ऐसा हो गया तो फुली, यानी कि इसको देखा गया यहाँ पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंप्लीटली, यानी कि एक बात करते हैं, आफ्टर नेशनलाइजेशन, आफ्टर राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन के बाद आरबीआई, यानी कि देश का जो केंद्रीय बैंक आरबीआई, कंप्लीटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीटली नियंत्रण जो कर रहा है वो देश का जो केंद्रीय बैंक के रूप में है वो फिलहाल देश कर रहा है, यानी कि देश की सरकार कर रही है आरबीआई का कंप्लीटली फिलहाल रेगुलेशन। तो अगर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ऐसी बैंक है भारत में जिसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, वह राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था, तो याद रखिए क्लास यहाँ पर आरबीआई, यानी कि देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, फर्स्ट
नेशनलाइज बैंक, यानी कि जो नेशनलाइज की बात करते हैं यहाँ पर, आरबीआई पहली ऐसी बैंक थी, फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक कहलाएगी भारत की। मतलब ये इसको उस प्रक्रिया में नहीं ऐड करेंगे, हम यहाँ पे 1969 या फिर 1980 के नेशनलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हो जाएगा सरकार के नियंत्रण में आने वाली जो पहली बैंक रही जाकर के, वो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रही जाकर के। इस बात को समझिए, मतलब एक ऐसी बैंक जिसका नेशनलाइजेशन किया गया था फर्स्ट टाइम, वो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 1949 आरबीआई एक्ट 1948 के अंतर्गत ये चीज आगे बढ़ाई गई जाकर के। तो फंडामेंटल में देखा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भी हुआ, इसके और ब्रांच, इसके और मतलब ऑफिस को भी एक्सपेंड किया गया, और इसका अपना एक लोगो भी दिया गया इसको, किन किन कंट्रीज के लिए काम किया हुआ है एज ए केंद्रीय बैंक के लिए, और इसके बाद इसका नेशनलाइजेशन होने की क्या इंपॉर्टेंस थी, ये चीज मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है। अब इसी के अंतर्गत अगर मैं आगे आगे इस चीज को आगे बढ़ाता हूं, तो अगर हम आरबीआई के फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, आरबीआई के फंक्शन की, आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं, फंक्शन, आरबीआई के फंक्शन, यानी कि यहां पर जो चर्चा हो रही है वो आरबीआई के, मैं हिंदी में भी थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूं, आरबीआई के कार्य ना, आरबीआई के कार्य की बात करते हैं, किन किन सेक्टर्स में काम करता है आरबीआई और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये भी जानना बहुत जरूरी है ना कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला जो आरबीआई का कार्य है, मैं आपको बता दूं पहला क्या आरबीआई के कार्य है। सबसे पहला जो आरबीआई के कार्य है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ये इश्यू करता है, इश्यू द बैंक नोट, यानी बच्चों याद रखिएगा कि आरबीआई भारत में बैंक नोटों को भी इश्यू करता है, भारत में बैंक नोट को इश्यू करता है, बैंक नोट को इश्यू करता है, क्लास याद रखिएगा। इसके लिए एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को बोला गया बच्चों अंडर MRS, यानी कि किस ऐसे अधिनियम के, या किस, सॉरी नॉट अधिनियम तो आएगा आएगा आने वाले समय में, मैं आपको बताने जा रहा हूं इधर ही, लेकिन किस ऐसे सिस्टम के माध्यम से आरबीआई बैंक नोट को जारी करता है और उस अमाउंट से ज्यादा नहीं नोट प्रिंट कर सकता, ये भी समझते हैं। तो MRS सिस्टम की अगर बात करते हैं क्लास यहां पर, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों याद रखिएगा, इसको बोला गया है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ना। इसको देखा जाए तो इसको बोला गया न्यूनतम निधि प्रणाली ना, न्यूनतम निधि प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जिसमें हमने मिनिमम फंड की बात करी, न्यूनतम निधि प्रणाली की बात करी हुई है। तो एक ऐसे सिस्टम में ये जो सिस्टम था क्लास याद रखिएगा, इस सिस्टम को आरबीआई ने, यानी कि इस सिस्टम को आरबीआई ने अडॉप्ट किया था, इसको जो स्वीकार किया था, अडॉप्ट किया था, ये अडॉप्ट किया गया था इन 1956 में। एक्चुअली इस सिस्टम को पहले और भी केंद्रीय बैंक फॉलो करती थी, चाहे वो अमेरिका की फेडरल रिजर्व हो, या फिर यूरोप की यूरोपीय सेंट्रल बैंक हो, या फिर चाइना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हो, या अन्य देशों की केंद्रीय बैंक हो। इस सिस्टम को फॉलो करने का मकसद यही होता है, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को जो भी नोट यानी कि जो बैंक नोट होगा जारी करने का राइट्स तो होता ही है, लेकिन कितनी मात्रा में जारी करे ये इस अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। इसका मतलब हो जाएगा ये कि अगर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा मात्रा में नोट जारी करेगा, सॉरी प्रिंट करेगा, है ना, यानी कि नोटों को प्रिंट करेगा, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में नोट को जारी भी करेगा फिर तो, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट में रुपए की वैल्यू पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और कहने के बाजार में पैसे की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाएगी, यानी कि जब बाजार में बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे का निर्गमन होता है, पैसे को इश्यू किया जाएगा, मनी को इश्यू किया जाएगा, उस सिनेरियो में मार्केट में मनी की जो वैल्यू होती है, मुद्रा का जो क्रय शक्ति क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, और वहां पे मुद्रा की स्फीति यानी कि महंगाई की बात की जाती है। तो ऐसी स्थिति ना बन पाए, इसलिए इस सिस्टम को आरबीआई ने भी अडॉप्ट किया था 1956 में, जिसको बोला गया था मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS बोला गया। अब बच्चों इस सिस्टम में होता है क्या है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इस सिस्टम में आरबीआई यानी कि देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वो फिलहाल बनाए रखता है, कीप रिजर्व करता है, कीप रिजर्व मिनिमम 200 करोड़ एसेट, यानी कि 200 करोड़ की एसेट को आरबीआई फिलहाल अपने पास रिजर्व करता है। मैं इस बात को बता दे रहा हूं, 200 करोड़ रुपए की एसेट को आरबीआई अपने पास रिजर्व करता है, और इस 200 करोड़ रुपए के एसेट में, जिसमें से 115 करोड़ रुपए, 115 करोड़ रुपए का बच्चों याद रखिएगा गोल्ड होता है,
और इसी के साथ साथ 85 करोड़ रुपए का फॉरेक्स होता है। फॉरेक्स का मतलब हो जाएगा विदेशी करेंसी, है ना। फॉरेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विदेशी करेंसी का भंडार भी रखता है आरबीआई। अब जब बात करते हैं यहाँ पर विदेशी करेंसी की आ गई है, तो मैं आपको यहाँ पे भी गाइडलाइन दे दूंगा, थोड़ा सा आपको समझा दूंगा कि इस विदेशी करेंसी को रिजर्व तो कर रहा आरबीआई, लेकिन इस विदेशी करेंसी में किन किन करेंसीज को ऐड किया गया और क्या उसकी इंपॉर्टेंस, ये भी मैं आपको समझा दूं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को इश्यू करता है अंडर विच सिस्टम। बच्चे याद रखिएगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरएस? दैट इज अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एंड on which time this system adopted by RBI in during 1956. What is the importance? Because of in this system RBI have bound to print the bank note, यानी कि RBI के पास बाउंडेशन है कि कितने अमाउंट में नोटों को प्रिंट करें। तो अब समझते हैं क्लास यहाँ पर कि जो गोल्ड है, गोल्ड एक्चुअली क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट्स होती है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में जो आपका WGC जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जिसको बोलते हैं, इस WGC के माध्यम से गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल कहलाती है, ठीक है ना। तो गोल्ड को रिजर्व करने की बात करेगी। सेकेंडरी जो फॉरेक्स यहाँ पे देख रहा है क्लास, इस फॉरेक्स में 5 कंट्री की करेंसी होती है बच्चों, याद रखिएगा। 5 देशों की कंट्रीज की करेंसी को इसमें रिजर्व किया जाएगा, जिसमें से मैं आपको बता दूं क्लास, ये डॉलर है, और ये आपका पाउंड है क्लास, और ये आपका यूरो कहलाएगा, और ये आपका क्लास रेन मिम्बी कहलाएगा, और जापानीज येन कहलाएगा ये। तो आप देख रहे हैं क्लास यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 कंट्रीज की इंपॉर्टेंट करेंसीज यहाँ पे, जिसमें से मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि डॉलर क्या है या फिर इसमें जो आपका पाउंड क्या है, ब्रिटेन का पाउंड क्या है, इमेज कैसे शो करता है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो यूरोजोन का यूरो कहलाएगा। बात अगर यूरोजोन की आ गई, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको कि यूरोजोन एक ऐसे जोन में आएंगे जिसमें से वर्तमान के समय में 20 कंट्रीज की करेंसीज फिलहाल यूरोजोन में शामिल है, ठीक है। और अगर यूरोपीय संघ के 20 कंट्रीज फिलहाल यूरोपीय संघ में है, और अगर यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो कुल 27 देशों के साथ यूरोपीय संघ वर्तमान में, यानी कि कुल यूरोपीय संघ में 27 देश, जिनमें 27 में से 20 देशों की करेंसी यूरो कहलाएगी, ठीक है। इतने अपडेट को याद रखिएगा। और ये बच्चों आपका रेन मिम्बी चाइना की करेंसी है, या इसको युआन भी बोला गया है, ठीक है। और ये आपका जापान की करेंसी है, जिसको बोला गया बच्चों येन, है ना। ये चीज याद रखिएगा, जापान का येन, है ना। तो इन 5 कंट्रीज की करेंसी को रिजर्व करने का सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि ये जो आपका एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप अपडेट कर लीजिएगा, जो आपका आईएमएफ होता है, आईएमएफ का मतलब क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष एक ऐसा संस्थान कहलाएगा जिसको बोला जाएगा कि एक कह सकते हैं कि मुंशी अपने आप में है, पूरे विश्व का एक एक कोष है अपने आप में, जिसमें से जो कंट्रीज इसमें लिस्टेड होगी वो कंट्रीज अपने अपने देश की करेंसीज के अंतर्गत वहां पे कुछ रिजर्व अमाउंट रखती हैं। अब हर एक कंट्री की जो अगर बात करते हैं, कुल 190 कंट्रीज है वर्तमान में, उन कंट्रीज में अन्य अन्य कंट्रीज की करेंसीज भी अलग अलग हैं। तो इसलिए ये समझा गया, देखा गया कि भाई इन 5 कंट्रीज को ही हम लोग चूज करते हैं। शुरुआत में 4 थी, बाद में 5 हो गई, ये आप करें मिमी को लगा करके। तो ये कंट्रीज की करेंसी एक ऐसी करेंसीज कहलाएंगी जो बहुत ही ज्यादा हार्ड करेंसी है, और इसके अलावा हॉट करेंसीज भी हैं। तो उन 5 कंट्रीज की करेंसीज का एक प्रकार से एक बकेट बना दिया गया, और इस बकेट का नाम बोला गया है एक प्रकार से स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला गया। मतलब हो जाएगा कि आईएमएफ की एक प्रकार की जो सॉफ्ट करेंसी है बच्चों, याद रखिएगा, आईएमएफ की जो सॉफ्ट करेंसी है, इस सॉफ्ट करेंसी के नाम है बच्चों एसडीआर। एक कंबाइंड करेंसी अपने आप में, मतलब आईएमएफ ने सोचा ऐसा कि 190 देशों की करेंसी नहीं ऐड कर सकते, अब एक कंबाइंड करेंसी बना लेते हैं जिसको बुक कीपिंग एंट्री में यूज होगा, और इस करेंसीज में कुल 5 कंट्रीज की करेंसीज को ऐड कर दिया गया। और इन्हीं करेंसीज को कहीं ना कहीं हार्ड करेंसी या फिर हॉट करेंसी बोलते हैं। हार्ड करेंसी का मतलब ये होता है कि जिन करेंसीज का एक्सचेंज वैल्यू काफी हद तक ज्यादा हो, उनको बोलते हैं बच्चों हार्ड करेंसी। और हॉट करेंसी का मतलब एक ऐसी करेंसीज होंगी जिनका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो। इनमें से अगर देखते हैं तो हॉट करेंसी जो होगी वो आपके ये वाली बोल सकते हैं, ये हॉट करेंसी ना, कहते नहीं, ये जैसे बोलचाल बोलते हैं, तो मैं बहुत मतलब आज की जो जो हॉट न्यूज है ना, जिसकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, कहते नहीं कि ये तो भैया आपकी डिमांड बहुत ज्यादा, आप तो मार्केट में बहुत हॉट डिमांडेबल पर्सनालिटी हो।
तो हॉट का मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा हो, ठीक है ना, उसको बोला जाएगा हॉट करेंसी, ठीक है ना। तो याद कीजिए क्लास, आरबीआई जिस सिस्टम को फॉलो करता है उस सिस्टम को बोलते हैं एमआरएस सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें 200 करोड़ रुपए की एसेट को हमेशा रिजर्व रखती है आरबीआई। 200 करोड़ रुपए की एसेट को हमेशा आरबीआई रिजर्व रखती है। इस 200 करोड़ रुपए से ज्यादा एक बार में, वन टाइम में, नोटों का प्रिंटिंग आरबीआई नहीं कर सकता है। क्लियर की बात। अब यहां पे देख लेते हैं कि आरबीआई नोट को अगर इश्यू करता है, यहां पे मैं इस बात को मेंशन कर दे रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है बच्चों बैंक नोट को, बैंक नोट को, तो थ्रो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के, इसमें विभिन्न प्रकार के सेक्शंस भी हैं। सेक्शन 22 के अंतर्गत क्लास इश्यू करता है। और अगर यहीं पर अगर हम सेक्शन 21 की बात करते हैं तो सेक्शन 21 के अंतर्गत इसको प्रिंट करने का राइट्स बनता है। तो इश्यू करने का मतलब हो जाएगा क्लास ये, इश्यू कर रहा है सेक्शन 22 के अंतर्गत और प्रिंट कर रहा है सेक्शन 21 के अंतर्गत। और जिस सिस्टम को फॉलो करता है वो सिस्टम है आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एमआरएस सिस्टम सेक्शन 22 आपको याद रखना है। और अगर ये भी ना हो तो आपको सिंपल तरीके से आपको याद रखना चाहिए कि किस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई ऐसा टास्क कर रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाय विच एक्ट आरबीआई इश्यू द बैंक नोट थ्रू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये आरबीआई एक्ट 1934 बहुत ही पावरफुल एक्ट कहलाएगा। इस चीज को प्लीज आप लोग याद रखिएगा हमेशा हमेशा। तो एमआरएस सिस्टम में कुल कितनी फॉरेक्स में करेंसीज को रिजर्व किया जाएगा, तो याद रखिएगा 5 करेंसीज को रिजर्व किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास। यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एक्चुअली फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है तो इस चीज को याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल मैनेजमेंट, यानी कि ये कहा जाएगा कि आरबीआई मैनेजर कहलाएगा, मैनेजर ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, यानी कि जो भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है क्लास, है ना, यानी कि जिसको बोला जाएगा विदेशी मुद्रा का विनिमय जो होता है उसका मैनेजमेंट जो होता है वो आरबीआई के हाथ में होता है। और अगर ऐसा होगा तो किस अधिनियम के थ्रू होगा, अंडर दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत। बच्चों याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं। एंड सेकेंडरी बात है कि आपके किसी वर्ष की बात 2021 या 22 की बात है, यूपी के जो पेट एग्जाम होता है, यूपी का पेट एग्जाम होता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत नोट, किस अधिनियम के तहत फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करता है। तो फेमा एक्ट के अंतर्गत, फेमा 1999 के अंतर्गत। मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना, याद रखिएगा। फेमा का मतलब जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज का फिलहाल ये मैनेजमेंट करेगा। अगर और ज्यादा अगर आपको मैं कंटेंट यानी कि नॉलेज प्रोवाइड करना चाहूंगा तो याद रखिएगा ये सारा कार्य जो करेगा थ्रू फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये सारी कार्रवाई जो आरबीआई करा रहा है, विदेशी मुद्रा का जो विनिमय करा रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ही करा रहा है, ऐसा जिसको फिडाई बोला गया, ठीक है। तो फिडाई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सेकेंडरी अगर बात करते हैं बच्चों यहां पर कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई फिलहाल इश्यू करता है, इश्यू मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई देश में मौद्रिक जो नीति होती है उसका एक ऑथेंटिकेशन यानी कि अथॉरिटी रखता है आरबीआई, मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई है देश की। तो आरबीआई इश्यू मॉनेटरी पॉलिसी, देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के बच्चों याद रखिएगा मैं यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दे रहा हूं, इसको बोला गया मौद्रिक नीति, है ना। इसको क्या बोला गया बच्चों, याद रखिएगा मौद्रिक नीति इसको बोला गया, इसको मौद्रिक नीति बोला गया। ये लिखा है बच्चों मौद्रिक नीति बोला गया, यानी कि देश का जो मौद्रिक नीति होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, इसको कौन इश्यू करेगा, देश का केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई। अब ये क्यों इश्यू करता है ये भी जानकारी बहुत जरूरी है। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति को, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, एंड कीप
बैलेंस, की बैलेंस टू फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी यानी कि बाजार में जो भी मुद्रा का जो फ्लो है उसको फिलहाल बैलेंस करता है इनटू मार्केट, यानी कि बाजार में जो मुद्रा का जो प्रवाह हो रहा है बच्चों, इस मुद्रा के प्रवाह को मैनेज करने के लिए बाजार में कितनी मात्रा में पैसा जाए, कितनी मात्रा में पैसा ना जाए, यानी कि जो भी ब्याज दरें होती हैं, इन ब्याज दरों को मैनेज करने के लिए, जो भी लोन के रिगार्डिंग ब्याज दरें होंगी उनको मैनेज करने के लिए प्रत्येक 2 महीने में आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से अपनी ब्याज दर यानी कि रेपो रेट का एनालिसिस करता है। इस चीज को समझिए। तो आरबीआई फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी को भी जारी करता है। सेकेंडरी बात ये भी बात है, नेक्स्ट है, आप देखते हैं फंक्शन में क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा, क्रिएशन करेगा। क्रेडिट का यानी कि क्रेडिट का मतलब बच्चों होता है साख, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, साख, या एक प्रकार से इसको बोला जाएगा लोन। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पर कि बैंकों को, यानी कि भारत में जो भी हमारी कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, इन कमर्शियल बैंकों को लोन भी देता है क्रेडिट क्रिएशन टू दी बैंक, है ना, यानी कि बैंकों की साख का निर्माण भी करेगा देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई। आरबीआई बैंकों की साख का निर्माण करता है। अगले फंक्शन की तरफ बच्चों बढ़ते। आरबीआई फिलहाल रेगुलेटर कहलाएगा, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सिस्टम। भारत में जो भी बच्चों पेमेंट की जो प्रणाली होती है, पेमेंट करने का जो यानी भुगतान करने की जो भी प्रणाली होती है, इस भुगतान करने की प्रणाली का रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई है। कैसे ये समझते हैं, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सिस्टम अंडर अंडर पीएसएस एक्ट 2007। बच्चों याद रखिएगा, ये जो एक ऐसा अधिनियम है जिसको बोला गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि पीएसएस का बच्चों फुल फॉर्म होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है, ये समझता है कि भुगतान को निपटान करना और इसके बारे में उसको सेटल करने का, निपटान का मतलब सेटल करने का जो पूरा ऑथेंटिकेशन है वो आरबीआई के पास है। लेकिन किस अधिनियम के माध्यम से, तो आपको बता दूं क्लास, ये पीएसएस एक्ट 2007 के माध्यम से। अब इसके मैं एग्जांपल्स भी आपको दे दूं, जैसे कि मैं अगर देखता हूं कि जो आपका आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है ना, जो भी आपका एनईएफटी है ना, जो भी आपका ये जो चेक होता है ना, जो आपका चेक का, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, यानी आरटीजीएस हुआ, क्या कहते नहीं कि चेक बाउंस हो गई, चेक का जो डिसऑनर हो गया ना, चेक का जो डिसऑनर हो गया, चेक का डिसऑनर जो हो गया, वो सारी चीजों का जो भी वॉचिंग करेगा वो आरबीआई करता है इस एक्ट के माध्यम से। मतलब है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 100 रुपए निकालते हैं तो ये खबर आपके बैंक को पता ही होती है, यूपीआई प्लेटफॉर्म से निकाला है, किसी से भी निकाला, उसको पता होगी। लेकिन साथ साथ आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी वॉच करता है कि आपके अकाउंट से 100 रुपए डायरेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो किसके रिगार्डिंग क्लास, पीएसएस एक्ट 2007 के रिगार्डिंग ऐसा ऐसा आरबीआई करता रहता है। अगला फंक्शन जो क्लास यहाँ पे बच्चों है वो ये भी है, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का बैंकर कहलाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही बड़ी बात अपने आप में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का, भारत सरकार का बैंकर कहलाएगा। बैंकर का मतलब समझते बच्चों, बैंकर का मतलब हो जाएगा कि पैसे को लेना और पैसा जरूरत पड़ने पे देना, है ना, यानी कि जब अगर भारत सरकार के पास पैसे की कमी होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17(3)(b के अंतर्गत फिलहाल ये एक प्रकार से सॉफ्ट लोन, एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन भी देगा इसको, है ना, जिसको वेज मींस एडवांसेस बोलते हैं। तो बैंकर ऑफ बैंक का मतलब हो जाएगा कि जब आरबीआई के पास पैसे, आरबीआई पैसे देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे की कमी रहती है तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका बैंकर है क्लास, याद रखिएगा, भारत सरकार का ये बैंकर कहलाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर कहलाएगा। और साथ साथ याद रखिएगा बच्चों, ये बैंकर है टू बैंक, मतलब हो जाएगा क्लास ये कि यह किसका भी बैंकर है क्लास, बैंकों का बैंक है। मतलब हो जाएगा ये कि जैसे हम ग्राहक के रूप में अपनी बैंकों से जुड़े हुए, उसी प्रकार से जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक हमारे आसपास हैं, जिनमें से चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे आपकी वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, आरआरबीज हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, ये सारी बैंकें भी
फिलहाल आरबीआई के पास पैसा जमा करती है और पैसा लेती भी है। इसका मतलब ये कि ये एज ए कस्टमर काम करती हैं, किसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। इसलिए ऐसा बोला गया कि बैंकर कहलाएगा किसका? बैंक का, यानी कि जो भी हमारे आसपास बैंक्स हैं। एक और फंक्शन क्लास यहाँ पे है, लगभग 8 से 9 फंक्शन हो रहे होंगे आरबीआई की। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ और भी प्रमुख कार्य करता है। आरबीआई ऑल्सो इश्यू दी गाइडलाइन, आरबीआई इश्यू करेगा, गाइडलाइन को जारी करेगा बच्चों, दी गाइडलाइंस इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बच्चों याद रखिएगा कि ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए एक ऐसी गाइडलाइंस को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, जिन गाइडलाइंस को स्पेशली बोला गया है पीएसएल। एग्जांपल की बात है यहां पर कर दें अगर, तो ये एग्जांपल है बच्चों पीएसएल। पीएसएल का मतलब हो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब इसका बच्चों स्पष्ट हो जाएगा कि ग्रामीण परिवेश में या फिर अर्बन परिवेश में भी अगर बात करते हैं, जिन सेक्टर्स की प्रायोरिटीज होगी उन सेक्टर्स को लोन दिलवाएगा आरबीआई। रिकमेंडेशन करेगा हमारी जो भी एजेंसीज हैं ग्राउंड पे, आरबीआई की जो एजेंसीज है ग्राउंड पे, उन एजेंसीज में आपका चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आपका आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, या फिर आपका कोई आरआरबीज हो, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन बैंक हो, या फिर कोई आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, ये सारी बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अकॉर्डिंग फिलहाल कृषि के सेक्टर्स में साख की सुविधा देंगी। इसलिए इसको बोला गया डेवलपमेंटल गाइडलाइन प्रोवाइड बाय आरबीआई इन द टाइमली मैनर। इसको रिव्यू भी करता है आरबीआई, तो याद रखिएगा। हाँ, ये जरूरी कि इसका जो वॉच करेगा, इसको जो देखेगा, वो नाबार्ड एग्जीबिशन जरूर करेगा, नाबार्ड वॉच करेगा, लेकिन आरबीआई इसकी गाइडलाइंस को असेसमेंट जरूर करेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि नाबार्ड एक प्रकार का भारत का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक कहलाएगा ना, वो चीज अलग अन्य सेशन में आपके सामने में रिप्रेजेंट करूंगा नाबार्ड के बारे में एंड पीएसएल के बारे में। तो आरबीआई फिलहाल याद रखिएगा कि कृषि एवं इसके ग्रामीण विकास के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को लोन जारी करने के बारे में भी गाइडलाइन जारी करते हैं। एक और फंक्शन लिखिएगा, आरबीआई कीप रिजर्व, आरबीआई कीप रिजर्व फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का बच्चों याद रखिएगा भंडार करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विदेशी मुद्रा का भंडार करता है अपने पास, है ना। अब अगर बात करते हैं क्लास यहाँ पर कि विदेशी मुद्रा का भंडार करने के मामले में जो फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट कंट्री जो पहला देश है विदेशी मुद्रा के भंडार में, जो फर्स्ट कंट्री है वो बच्चों याद रखिएगा चाइना है। एंड इसके बाद जो आपका सेकेंड कंट्री है आपका, वो बच्चों याद रखिएगा जापान है विदेशी मुद्रा के भंडार में। और इसके अलावा जो आपका तीसरा कंट्री है वो आपका बच्चों याद रखिएगा स्विट्जरलैंड है। और जो आपका चौथा देश बन रहा है क्लास, याद रखिएगा इंडिया चौथा देश है, और जिसकी टक्करी यानी कि जिसकी बराबरी कहीं ना कहीं रसिया से होती रहती, कभी रसिया आगे निकल जाता है, कभी इंडिया आगे निकल जाता है विदेशी मुद्रा के भंडार में, ठीक है ना। तो आरबीआई विदेशी मुद्रा का भंडार भी करता है, वो इसलिए करता है कि हमारे यहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इसमें बैलेंस बना रहे, इसलिए विदेशी मुद्रा का फिलहाल भंडार भी आरबीआई करता है। तो बच्चों याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 9 से 10 फंक्शंस जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, नोटों का निर्गमन करना, मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करना, बैंकों का बैंक और केंद्रीय सरकार का बैंक कहलाएगा, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कहलाएगा, सरकार का बैंकर कहलाएगा, विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है आरबीआई, और विदेशी करेंसी का मैनेजमेंट भी करता है, बैंकों की शाख का निर्माण करता है, पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है पीएसएस एक्ट के रिगार्डिंग, और साथ साथ ये भी करता है आरबीआई कि ग्रामीण परिवेश की डेवलपमेंटल गाइडलाइंस को भी फोकस करता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक टर्म आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप देख लीजिएगा, LOLR होता है बच्चों, याद रखिएगा। LOLR का मतलब हो जाएगा लेंडिंग ऑफ, नॉट द लेंडर, इट इज नॉट द लेंडिंग, इट इज लेंडर, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, है ना। देखिए रिसॉर्ट का मतलब हो जाएगा कि एक प्रकार का सोर्स कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा विंग्स जिसके माध्यम से वो पैसा दे। तो लेंडर का मतलब क्या हो जाएगा क्लास यहाँ पर, जो हमें लोन दे रहा है, लोन देने वाला, है ना, लोन देने वाला। तो लास्ट का मतलब हो जाएगा कि अंतिम, मतलब हो जाएगा बच्चों ये कि अगर कोई भी हमारी कमर्शियल बैंकों को पैसे की क्रंच हो रही है, मतलब उन्होंने रेपो रेट के माध्यम से भी पैसा ले रखा हुआ है, उन्होंने कॉल मनी के माध्यम से भी पैसा ले रखा हुआ है,
उन्होंने बैंक रेट के माध्यम से भी पैसा ले रखा हुआ है, उन्होंने एमएसएफ रेट के माध्यम से भी पैसा ले रखा हुआ है, उन्होंने फिलहाल तो आपका टर्म रेपो रेट के माध्यम से भी पैसा ले रखा हुआ है। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा ले रखा है। फिर भी उस बैंक को कैश की क्रंच पड़ रही है, कैश की नीड पड़ रही है, तो इसके रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेडी रहता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के अंतर्गत। मतलब ये कि आरबीआई बैंकों की अंतिम ऋणदाता का रूप में भी काम करता है, मतलब अंतिम ऋणदाता के रूप में बैंकों को साख प्रोवाइड करने के लिए तत्पर रहता है। तो बच्चों आज के सेशन में आपने समझा कि आरबीआई का क्या है फंडामेंटल, कैसे आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया, और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट है ये भी आपने सीखा हुआ है। तो अब यानी कि आगामी सेशन में अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट 2 सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में, और इसके अलावा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड मेंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये देखेंगे कि भारत में बैंक नोट के फीचर्स कैसे कैसे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जुड़े रहिए उदित सर के साथ, मिलते अपने नेक्स्ट सेशन में आरबीआई के पार्ट 2 सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू ऑल।